हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा फर्स्ट टॉपिक रिवीजन के लिए मैं जो लेके आया हूँ आपके सामने वो है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिंपल सी बात देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, आवेश। स्टैटिक का मीनिंग होता है बेटा रेस्ट कंडीशन। अगर सिंपली आप इसको समझना चाहते हैं तो आप सिंपल सा स्टेटमेंट बोल सकते हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रेस्ट चार्ज के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इंटरेक्शन के दो रेस्ट चार्ज के बिटवीन क्या इंटरेक्शन होगा वो इस चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ बच्चा पूछता है सर इंटरेक्शन का क्या मीनिंग होता है। तो इंटरेक्शन का एक सिंपल सा मीनिंग है, जब भी दो चार्ज पार्टिकल लोगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव चार्ज या दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, तो उन दोनों के प्रेजेंस में एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों एक दूसरे को कैसे इफेक्टेड करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो सारा का सारा जो इंटरेक्शन होगा वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया जाएगा। ओके माय डियर, अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करना चाहेंगे सर रेस्ट कंडीशन। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं, रेस्ट कंडीशन या डायनेमिक कंडीशन ये एक रिलेटिव टर्म्स है, सापेक्ष भौतिक राशि है, किसी ना किसी के रेफरेंस में देखा जाता है ये पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, निर्देश तंत्र पे निर्भर करता है। अगर पार्टिकल के कण के या बिंदु के निर्देशांक समय के साथ वेरी करे, टाइम के साथ चेंज हो, तो उसे अपन बोलते हैं डायनेमिक कंडीशन, और टाइम के साथ चेंज ना हो तो उसे बोलते हैं अपन रेस्ट कंडीशन। तो वो डिपेंड करता है कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हैं, निर्देश तंत्र किसके सापेक्ष आप देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्लियर हुआ, चलें आगे। तो यहां पर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बेटा चार्ज। ये इस चार्ज से क्या मीनिंग होती है, तो चार्ज के लिए बेटा मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं। चार्ज क्या है, जनरली अपन देखें चार्ज जो जनरली मिलता है वो अपन को मिलता है बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। अगर चार्ज देखा जाए तो वो मिलता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए सिंपल सा स्टेटमेंट दिया जाता है कि चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पाया जाने वाला वह संगलित गुण है, इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी, संगलित गुण हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इनकी उपस्थिति की, इनकी प्रेजेंस की जानकारी देता है, तो आप आवेश को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो आवेश के लिए आप सिंपल सा स्टेटमेंट कह सकते हो, आवेश मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पाया जाने वाला वह संकलित गुण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा किसी स्थान पर इन फील्ड्स की उपस्थिति, इन क्षेत्रों की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है, वो है चार्ज। अब कई बार बच्चा कहता है कि सर आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के बारे में जो है वो जानकारी देता है, क्या न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल नहीं देता है? तो मैं आपको बता दूं, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल जो होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। अब बात ये आती है कि सर क्यों नहीं करता है, तो एक सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, हमेशा अपने दिमाग में बैठा देना। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट बैठा दिया तो कई फंडामेंटल बेस आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जो इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रियाएं जो होती है, अन्योन्य क्रिया वो हमेशा सेम फील्ड वालों के साथ होती है, हमेशा सेम फील्ड वालों के साथ होती है। जस्ट लाइक एक मास पार्टिकल m, एक अदर मास पार्टिकल m, इन दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है, इंटरेक्शन जो डेवलप होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो केवल और केवल मास के कारण फील्ड बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इनमें जो मिलेगा फोर्स वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर बात करें एक रेस्ट चार्ज पार्टिकल के लिए, जैसे सपोज ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, सपोज ये पॉजिटिव, तो यहां पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज, अगर दोनों ही रेस्ट कंडीशन में है तो उस केस में ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, दोनों का फील्ड सेम होगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये चार्ज पार्टिकल मूवेबल कंडीशन में आ जाए, इट मीन्स या करंट फ्लो चल रहा, चार्ज फ्लो हो, तो उस केस में जो फील्ड बनता है वो बनता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसके साथ ही अगर कोई मूवेबल चार्ज हो, कैसा चार्ज हो बेटा ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मूवेबल चार्ज है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसमें इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड, मूवेबल चार्ज का भी फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो उन दोनों में इंटरेक्शन होता है। पर अगर यहाँ पर भी अगर एक कोई रेस्ट चार्ज रख दिया जाए, क्यू चार्ज रख दिया जाए, जिसकी स्पीड 0 होती है बेटा, जिसकी स्पीड क्या हो? 0 हो, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। इट मीन्स इस रेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही फील्ड ऑपोजिट डिफरेंट है, तो उन दोनों में इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके, देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो चार्ज की बात हुई है, ये चार्ज मिलते कहां पर है? चार्ज मिलते कहां? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते कहां पर है? तो नो डाउट बेटा सबको ही पता है कि ये जो मिलते हैं वो एटम में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? एटम। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं बेटा एटम। एक एटम छोटा सा पॉइंट है, नो डाउट आप सबको ही पता है, फिर भी बता देता हूं। एटम, वैसे कई बुक्स में लिखा हुआ है एटम, ए मतलब नहीं, टम मतलब डिवाइडेबल, ऐसा पार्टिकल जो डिवाइडेबल नहीं है उसे बोलते हैं एटम। पर इसका सही स्टेटमेंट देखा जाए तो डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु जो था वो अविभाज्य कण था। डाल्टन के अकॉर्डिंग, जब भी स्टेटमेंट को लिखो आगे डाल्टन को साथ में लगाओ कि डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य कण था। पर आज बात करें तो आप सबको ही पता है एटम जो होता है वो जनरली 2 मेन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। पर अपन न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं से एटम का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, मास की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स के अंदर जो होता है वो रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसकी चार्ज की बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल, नेचर में ऑपोजिट, पॉजिटिव का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, मास की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन अगर देखा जाए तो 1.67 × 10⁻27 kg, या फिर जनरली अपन यूज कर लेते हैं 1 AMU, अप्रॉक्स वैल्यू 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन वर्ड से ही पता चल रहा है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रल मीन्स उदासीन। इट मीन्स अगर इसकी चार्ज की बात करें तो इसकी चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? 0। चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? 0। मास की बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सिमेटली इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के 1.6 × 10⁻27 kg। अप्रॉक्सिमेटली थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो थोड़ा सा हल्का से ज्यादा होता है, पर अपन जनरली कैलकुलेशन के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल लेट कर लेते हैं। पर जब न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात होती है, नाभिकीय विघटनाओं की बात होती है, तो उस केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो
एक्चुअल मास होता है उसी को अपन यूज करेंगे, वो उस समय की बात है। यहाँ पर एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको और बता दूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का जो रिलेशन है, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्स 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। या फिर जनरली आपको ये भी पूछा जा सकता है mp अपॉन me, तो नो डाउट 1836। अब यहां आपके लिए मैं दो सिंपल से क्वेश्चन रख लेता हूं, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो होते हैं कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जनरल कंपटीशन, जस्ट लाइक लैब असिस्टेंट में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, या छोटे मोटे पटवारी वगैरह, इसमें जनरल साइंस के सवाल पूछ जाते हैं। या अपने बोर्ड के अंदर भी सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है, जस्ट लाइक E/m, सिग्नेचर ऑफ चार्ज, सिग्नेचर ऑफ चार्ज, एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा जो है E/m, Q/m, Q/m फॉर प्रोटॉन। अब मैं ये चाहूंगा कि आपको चार्ज भी नोन है, मास भी नोन है, इन दोनों की वैल्यू पुट करें और इनके जो भी रिजल्ट आते हैं वो आप मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका रिजल्ट डालें, ठीक है। एटम को डिफाइन करना हो, एटम को डिफाइन करना हो तो आप ये कह सकते हो कि एटम, परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बनी सूक्ष्मतम संरचना होती है जो वैद्युत रूप से क्या होती है, उदासीन। तो एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी सूक्ष्मतम संरचना है जो वैद्युत रूप से उदासीन होती है। स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखें, इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट्स में जो मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। बाकी यहाँ पे अपन ने देखा कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की बात करते हैं, चार्ज जो मिलता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उन पर मिलता है। पर अपन जब मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, इनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर जो चार्ज आता है वो कैसे आता है, वो चीज़ अगर अपन हल्का सा डिस्कस करें तो ध्यान देना बेटा इधर। अब यहाँ पर बेटा मैं मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आवेशन की विधियाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि एक वस्तु है, उस वस्तु पर आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर कैसे होगा, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर दो वर्ड यूज़ करूँगा मैं, एक तो Ne और एक Np। Ne जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन बॉडी, वस्तु के अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और ये जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन बॉडी। ये बॉडी के अंदर कुल उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, वो बॉडी के अंदर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ के बेसिस पे जो है अपन 3 सिचुएशन जो है डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल से 3 केसेस डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट केस, अगर कोई भी बॉडी है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, उस कंप्लीट बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, तो नो डाउट वो बॉडी जो होगी वो उदासीन होगी। वो बॉडी कैसी होगी, उदासीन, न्यूट्रल होगी। टोटल चार्ज कितना होगा उसका, Q 0 होगा। टोटल चार्ज क्या होगा, Q 0 होगा। दूसरी बात कहता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई बॉडी है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉनों से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से अधिक है। अब ये कंडीशन कैसे पॉसिबल है, ये कंडीशन कैसे पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये बॉडी ले ली मैंने, ठीक है, इस बॉडी में मैंने कह दिया N इज ग्रेटर देन Np है। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं सिंपल से, कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी थी और उसमें आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाए, तो सिंपल से 2 तरीके हैं। कि सर 2 तरीके क्या है, पहला तरीका, या तो आप इस ऑर्बिट, इस बॉडी के अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन एंटर करवाओ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ाना चाहते हैं तो इस बॉडी में से प्रोटॉन को रिमूव कर दो, प्रोटॉन को रिमूव कर दो। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात कि सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, पर इन दोनों में से सिंपल प्रोसेस क्या है, सिंपल प्रोसेस, तो बेटा ध्यान से सुनना, सिंपल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो ये एटम का न्यूक्लियस और ये आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑर्डर होता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये न्यूक्लियस जहाँ पर कौन मिलता है, प्रोटॉन, जहाँ पर कौन मिलता है, प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन का जो एनर्जी ऑर्डर होता है बेटा वो होता है
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मीन्स 10⁶ टाइम्स। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑर्डर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन का एनर्जी ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस देनी पड़ेगी, और अगर प्रोटॉन निकालना चाहते हो तो उस केस के अंदर उसको 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मीन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन्स ये जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा टिपिकल, कहते हैं थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा नहीं बेटा बहुत टिपिकल होगा, क्योंकि 10⁶ का मतलब हो गया बेटा 10 लाख, 10 लाख गुना। यहाँ 1 रुपये में काम चलता है, वहाँ 10 लाख में काम चलेगा, तो उसको क्यों छेड़ना बेटा, सिंपल सा। तो यहाँ पर सिंपल प्रोसेस यही कि इस बॉडी के अंदर क्या करो, इलेक्ट्रॉन को एंट्री करवा दो। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। इट मीन्स बॉडी जो होगी वो कैसी चार्ज हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज हो गई, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज। अब बॉडी जब नेगेटिव चार्ज होगी, बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यहाँ सिंपल सी बात कह देता हूँ, इन इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिकर्षण होगा। दूसरा, बाहर से इलेक्ट्रॉन जब आए हैं तो यहाँ पर इसका जो मास होगा, मास वो स्लाइटली इंक्रीज होगा, स्लाइटली हल्का सा जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा बात करता हूँ मैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब इसका आयतन। अब यहाँ पर ये भी एक अच्छी बात है, आयतन। जब इसको आपने नेगेटिव चार्ज कर ही दिया, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, लाइट चार्ज है, सजातीय आवेश है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब रिपेल करते हैं तो इनका आयतन बढ़ता है। इट मीन्स वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी घनत्व, घनत्व। तो घनत्व के लिए जो जनरली फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे ही आपने नेगेटिव चार्ज किया इसको, तो उस केस में उसका मास जो होता है वो स्लाइटली इंक्रीज होता है, जबकि वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो यहाँ पर डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब सेम कंडीशन अगर इसका ऑपोजिट कंडीशन देखें, ऑपोजिट कंडीशन सिचुएशन देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो ये कहेंगे प्रोटॉन को अंदर डाला, नहीं नहीं, सिर्फ प्रोटॉन को अंदर लाने में भी ज़्यादा जोर आएगा। तो नो डाउट अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो बॉडी जो होगी वो कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव। बॉडी का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, बॉडी जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी, बॉडी जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी में से रिमूव किया, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला, तो नो डाउट जब भी किसी में से कोई चीज़ निकलती है, जब निकलेगी तो उसका मास क्या हो जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। स्लाइटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि वॉल्यूम की बात करूँ, किसकी बात करें, वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो यहाँ पर कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि सर ने अभी बताया कि जब बॉडी को नेगेटिव चार्ज दिया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज देंगे तो बोलो क्या होगा, कि सर डिक्रीज। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, आंसर देना है पर सोच के देना है कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि लाइक चार्ज था, रिपल्सन हो रहा था। तो यहाँ पर भी तो बेटा लाइक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ जो है वो एक बल लगेगा, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो नो डाउट मास डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठना चाहिए, सिंपल सा स्टेटमेंट बैठना चाहिए, क्या कि जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज करो चाहे नेगेटिव चार्ज करो, दोनों ही सिचुएशन में बेटा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, दोनों ही सिचुएशन में उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। बट अगर आपने उसको नेगेटिव चार्ज किया है तो मास में स्लाइटली चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और अगर आपने उसको पॉजिटिव चार्ज किया है, इट मीन्स उसका मास स्लाइटली डिक्रीज होगा, क्योंकि उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। बट डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होती है वो कंटिन्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। घनत्व जो होता है वो घटता है, घनत्व जो होता है वो घटता है,
ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर अगर बात करेंगे सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो सिंपल अगर सवाल की बात करें तो सिंपल सा सवाल बनता है कि अगर आपने कोई एयर बबल लिया, एयर बबल को आपने क्या किया, चार्ज दिया। आप चाहो पॉजिटिव चार्ज दो या फिर आप नेगेटिव चार्ज दो। तो जब एयर बबल को चार्ज दिया जाता है तो क्वेश्चन बनता है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो बेटा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज दो, दोनों ही सिचुएशन में उस एयर बबल का साइज इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगी और डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर हुआ बेटा? चलें आगे। तो यहाँ पर अपन ने अभी डिस्कस किया कि किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, किसी भी बॉडी को चार्ज देखना है, तो चार्ज देखने का सिंपल सा तरीका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कंपैरिजन कर लें। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इट मीन्स वो न्यूट्रल होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपको ध्यान में रखना है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है। सिंपल क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाता है वो ये कि एयर बबल को चार्ज करने पे साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका आकार घटता है या बढ़ता है, त्रिज्या घटती है या बढ़ती है, आयतन घटता है या बढ़ता है। तो सभी के लिए बेटा एक ही आंसर है, त्रिज्या कह दो, आयतन कह दो, आकार कह दो, बढ़ता है, बट घनत्व जो होगा वो घटता है। ओके, क्लियर? चलें आगे। अदर यूनिट्स तो एमकेएस में देखें तो एमकेएस में जनरली इसका जो यूनिट लेते हैं वो लेते हैं कूलम, सी लिख देते हैं जनरली, कूलाम ये। और देखें आई इजिकल्स टू, नो डाउट आपको पता है Q बाई टी, तो Q इजिकल्स टू बनता है I मल्टीप्लाई टी। तो इसकी एक यूनिट और बना सकते हो, एम्पियर इंटू टाइम के लिए सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आप कूलम बोल दो या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 कूलम, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 कूलम। सीजीएस में बात करें, सीजीएस सिस्टम में देखें तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखें तो एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है, या EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक अदर यूनिट जो केमिकल यूनिट है वो है फेराडे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक बेटा। जब आवेश के मात्रक की बात करें, जनरली जब भी अपन मात्रक डिस्कस करते हैं तो उसमें दो सिस्टम अपन लेते हैं, एमकेएस और सीजीएस। तो यहाँ पर भी अपन एमकेएस और सीजीएस दोनों में ही डिस्कस करेंगे। जनरल जो इसका यूज होता है, फर्स्ट देखेंगे इन एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम, ठीक है। सेकंड देखेंगे इन सीजीएस सिस्टम और थर्ड देखेंगे कि 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल्स टू 10 कूलम, 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल्स टू 1 EMU, 1 कूलम इज इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। तो नो डाउट यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 × 10⁹ ये है, 1 ये है, तो आप यहाँ लिखते हो 10⁻10, ये हो जाएगा आपके पास स्टेट कूलम। आप चाहो तो 3 × 10⁻10 फ्रैंकलिन, 3 × 10⁻10 ESU भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो इनमें जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं बता दूं आपको, 1 EMU अपॉन स्टेट कूलम, 1
EMU अपॉन स्टेट कूलम, इसका रेशियो क्या होगा? तो नो डाउट बेटा तुम्हारे सामने ही आंसर है, ये 1 EMU, ये स्टेट कूलम को आप इधर ले आओगे तो आपका जो आंसर आएगा 1 EMU अपॉन स्टेट कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻10, 3 × 10⁻10 आएगा। तो EMU अपॉन स्टेट कूलम, चाहे फ्रैंकलिन लिख दे तो अभी वही बात है बेटा, तो आंसर आएगा 3 × 10⁻10। अब यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, EMU अपॉन स्टेट कूलम या स्टेट कूलम अपॉन EMU पूछा गया है, वो आपको फोकस रखना पड़ेगा। फैराडे के लिए, फैराडे बात करते हैं, फैराडे 1 फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक फैराडे का जो मान होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। तो इसकी जो वैल्यू आती है 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इट मीन्स 6.023 × 10⁻23। ये 1 मोल के अंदर उपस्थित कणों की या पार्टिकल की संख्या आ गई, Na की वैल्यू आ गई। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। सिंप्लाइज करोगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आती है वो आती है 96500 कूलम, 96500 कूलम। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, पर कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, क्योंकि इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? तो अभी देखते हैं इसको कि इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जा सकते हैं। तो पहली बात तो एक आप नोट लगा लें, ध्यान रखें, 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है फैराडे और एक आता है फैरड। दोनों ही सिमिलर है, एक जैसे ही लगते हैं, एक फैराडे और एक फैरड। बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है फैराडे यूनिट ऑफ चार्ज, फैराडे जो है आवेश का मात्रक है, फैराडे जो है वो आवेश का मात्रक है, जबकि फैरड जो है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक है, धारिता, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस धारिता का मात्रक है फैरड, और फैराडे जो है वो आवेश का मात्रक है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। और किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए जाए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाए तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज रिलेटेड होगा? तो बेटा 2 फैराडे। 1.5 मोल कर दिया जाए तो 1.5 फैराडे, 2.5 मोल कर दिया जाए तो 2.5 फैराडे चार्ज उत्पन्न होगा। ओके।